미성년자 성착취물을 만들어 유포한 이른바 N번방 사태에 시민들의 공분이 더욱 커지고 있습니다. 이런 가운데 성착취 영상물을 텔레그램에 유포한 이른바 박사방의 혀를 찾아내기 위해 경찰이 수사에 착수했습니다. अक्सर हम इंटरनेट की दुनिया में इतने खो जाते हैं कि ये चीज़ें भूल जाते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में अगर हम कुछ भी चीज़ कर रहे होते हैं तो वो ईजिली ट्रेसेबल है। 저에게 피해를 입은 모든 분들께 I apologize to everyone who has suffered because of me. Thank you for ending the life of a demon that I could not stop. इमेजिन करो कि आप अभी 16 साल के लड़का या लड़की हो और आपको एक डीएम आता है। डीएम में लिखा होता है कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में वो सारी चीज़ें जानता हूँ जो तुम भी नहीं जानते हो, और साथ में होता है वो एक स्क्रीनशॉट जिसमें तुम्हारी प्राइवेट चैट्स होती हैं जो तुम किया करते थे। फिर अगला मैसेज आता है, जो भी मैं बोलूँगा वो तुमको करना पड़ेगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ये सारी प्राइवेट चैट्स मैं तुम्हारे फैमिलीज, फ्रेंड्स और कलीग्स को भेज दूंगा। ये एक रियल स्टोरी है जो कि घटा था 2018 में साउथ कोरिया में। आज मैं तुम्हें बताऊंगा Nth Room केस, एक ऐसा डिजिटल हेल जहां पर इंसानियत को पैसे से बेचा जाता है और इसकी शिकार हुई है बहुत सारी मासूम भोली वाली लड़कियां और औरतें। और ये एक ऐसा केस है जहां पर डार्क वेब का यूज ना करके एक सरफेस वेब का यूज किया गया था, जो कि शायद अभी भी आपके फोन में होगा। साउथ कोरिया 2018 ये एक ऐसा देश है जहाँ टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। यहाँ की हर सड़क में, हर गली में आपको हाई इंटरनेट स्पीड मिल जाएगा, लेकिन इसी इंटरनेट का कोई मिसयूज़ कर रहा था छुप छुप के, जिसकी शुरुआत होती है एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो कि आर्किटेक्चर पढ़ रहा था और इसकी उम्र मात्र 22 साल थी। इसका जो पब्लिक नेम था वो था गॉड गॉड और रियल नेम था मून जोंगबुक। लेकिन इस लड़के के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था, और वो प्लान था कि टेलीग्राम में एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जहां पर वो अपने आप को गॉड फील करा सके। इसीलिए शायद इसने अपना नाम भी गॉड गॉड रखा था, और वो दूसरों की जिंदगी को कंप्लीटली कंट्रोल कर सके अपने चैट से। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसने इतने सारे ऑडियंस को टारगेट किया तो किया कैसे, लेकिन इंटरनेट की दुनिया पे उतना मुश्किल भी नहीं था ऑडियंस को टारगेट करना, क्योंकि ये यूज करता था फिशिंग टेक्निक, जिसमें क्या होता है कि ये एक फेक लिंक्स को भेजता था, लाइक कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है या फिर आपके प्राइवेट फोटोज लीक हो गए हैं, लिंक में जाके चेक करो। तो लिंक में अगर आप क्लिक करके जाओगे, अपना आईडी वगैरह डालोगे, तो वहाँ पर होता तो कुछ नहीं था, लेकिन आपका जो आईडी पासवर्ड है वो इस हैकर के पास यानी इस बंदे के पास चला जाता था, और उसके बाद ये उस आईडी का पूरा डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेता था। साथ ही साथ में ये फेक जॉब साइट्स भी ऑफर करता था, जिस जॉब में आप इंटरेस्टेड हो उसमें आप अप्लाई करोगे, और अप्लाई करने के साथ ही साथ अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस तक आप उस साइट पर दे दोगे, और वो साइट पूरा डेटा उस बंदे को ले जाके दे देगा। फिर शुरू होता है इसका असली गेम। गॉड लड़की लोगों के प्राइवेट चैट्स, प्राइवेट इमेजेस और प्राइवेट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेता था, और फिर डायरेक्टली उन्हीं लड़की लोगों को मैसेज करता था कि मैं जानता हूँ तू कैसी है, तू कहाँ रहती है, अगर तूने मेरी बात नहीं मारी तो ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाएगी और तेरे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली सबको ये बात पता चल जाए। 보통 한 방에만 150여 개 정도의 영상이 존재를 했는데 영상 한 개당 분량은 이제 뭐 한 3분 정도 됐었던 것 같아요. 1000명 단위로 그 가해자들이 상주하고 있었어요. 대부분이 나체였고 혹은 교복을 입고 있기도 했습니다. 중학생, 고등학생으로 보이는 피해자가 많았고 이제 간혹 초등학생으로 보이는 피해자도 있었는데요. वो लड़कियां ऑटोमेटिक एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में मस जाती हैं, और गॉड की बात मानने के अलावा उन लड़कियों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रह जाता। गॉड अब उन्हें इंस्टाग्राम से एक टेलीग्राम ग्रुप में इनवाइट करता है, और उस ग्रुप का नाम था Nth Room। Nth मतलब एंडलेस, और ऐसा ही इस रूम के साथ भी होता है, जहाँ पर टॉर्चर की कोई भी लिमिट नहीं होती है। जो गर्ल्स होती हैं उनको अपना न्यूड वीडियो बनाना पड़ता है, अपने ही बॉडी में
से स्लेव लिखना पड़ता है और साथ ही साथ पब्लिक प्लेसेस में जा जाके ह्यूमिलेशन टास्क परफॉर्म करना पड़ता है। और ये सारी चीजें इनको रिकॉर्ड करके इस ग्रुप में डालनी पड़ती है या फिर ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम हो रही होती है। और जो लोग इन रूम को देख रहे होते हैं उन्हें वॉचर्स कहते हैं। उनकी दिन ब दिन डिमांड बढ़ते जाती है। अगर आज इतना डिस्टर्बिंग कंटेंट आया था तो उनको कल उससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग कंटेंट चाहिए। ये एक ऐसा दुनिया था जहां पर इंसानों को एंटरटेनमेंट की तरह ट्रीट किया जाता था। कुछ रूम्स में तो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट तक साइन कराए जाते थे। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर विक्टिम अपनी पूरी जिंदगी एडमिन्स के कंट्रोल में रहेगी। कब कहाँ जाना है, कैसा कपड़ा पहनना है और क्या करना है, पूरा तरीके से वो एडमिन के कंट्रोल में हो जाएगी। मैं तुम्हें एक स्पेसिफिक केस बताता हूँ जो कि था एक 16 साल की लड़की का। उसका एक दिन इंस्टाग्राम हैक हो गया था, लेकिन अगले दिन उसके पास एक मैसेज आता है स्ट्रेंजर का, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जानता और वो सारी चीजें मेरे पास है। अगर तुमने मेरा बात नहीं माना तो ये सारी चीजें मैं तुम्हारी फैमिली, फ्रेंड्स और स्कूल में लीक कर दूंगा। अब उस लड़की के पास कोई भी और ऑप्शन नहीं था उसकी बात मानने के लिए, और ये शख्स कोई और नहीं गॉड ने सबसे पहला उसको टास्क ये दिया था कि अपने बॉडी में नाइफ से लिखो आई एम योर स्लेव। लेकिन ये चीजें यही नहीं रुकी, उसकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ते कि उस लड़की को आकर वीडियो बनाकर भेजने को बोला गया। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि कुछ वॉचर्स को तुम्हारा एड्रेस दिया जा रहा है ताकि वो पर्सनली जाकर तुमसे मिल सके। वो लड़की इतनी ज्यादा डिप्रेस हो गई थी, इतनी ज्यादा टेंस हो गई थी कि उस करने की कोशिश, लकीली वो बच गई थी। डॉक्टर्स ने बताया कि उसके शरीर में बहुत सारे सेल्फ हार्म के निशान थे। महीने तक उसकी ट्रीटमेंट चली, लेकिन ये तो सिर्फ एक केस था। ऑफिशियली 103 विक्टिम्स थे और साथ ही साथ उसमें 26 माइनर केसेस थे। अब पिक्चर में आता है एक और विलन जो कि था चो जो बिन। ये एक 24 साल का लड़का था जो कि गॉड के मॉडल को देखकर सोचता है कि इसे और बड़ा बनाया जा सकता है, इसे और एक्सपेंड किया जा सकता है। गॉड जहाँ पर अपने पैशन के लिए, अपने मजे के लिए ये चीजें किया करता था, लेकिन चो जो बिन इसे अपने पैसे कमाने का जरिया सोचने लगा। चो जो बिन ने डॉक्टर सूंग बनाया। डॉक्टर सूंग एक ऐसी जगह थी जहाँ पर आपको एंट्री फ्री में नहीं मिल रही थी। यहाँ पर $150 मिनिमम से आपको $12,000 तक पे करने पड़ते थे रूम को ज्वाइन करने के लिए। डिफरेंट रूम्स हैव डिफरेंट थ्रिल्स एंड डिस्टर्बिंग वीडियोस, और ये सब पेमेंट्स बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसीज में चल रही थी ताकि ट्रेस होने का चांसेस ना के बराबर रहे। और सबसे शॉकिंग बात जो वहाँ के लोगों को लगी कि इस रूम में लगभग 2.5 लाख पीपल थे। मतलब वहाँ का हर 100 में से एक बंदा इस रूम का मेंबर होता था, क्योंकि साउथ कोरिया की टोटल पॉपुलेशन ही 5 करोड़ है। तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये लोग पकड़े क्यों नहीं जाते थे? तो आंसर है टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम एक ऐसा एन्क्रिप्टेड ऐप है जिसको कोई भी अथॉरिटी चेक नहीं कर सकता है। और गॉड और डॉक्टर ने पूरा प्लानिंग किया था। मल्टीपल VPNs यूज करते थे, मल्टीपल IP एड्रेस यूज करते थे, क्रिप्टो करेंसी यूज करते थे अपने पेमेंट के लिए, ताकि कोई भी उनको ट्रैक ना कर सके। और थोड़ा भी सस्पिशियस होता था तो वो पूरा चैट रूम डिलीट करके दूसरे चैट रूम में शिफ्ट हो जाया करते थे। चो जो बिन ने खुद बाद में बताया कि वो जो भी काम करता था उसका कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट नहीं छोड़ता था, और ये लोग पूरा एक ट्रेन ऑपरेशन की तरह हैंडल कर रहे थे सारे चीजों को। 2019 साउथ कोरिया का एक न्यूज़पेपर दी होंगरे को एक टिप मिलती है कि टेलीग्राम में काफ़ी बुरी चीज़ें हो रही है। तो उन्होंने एक जर्नलिस्ट किम वैन को अंडरकवर करके टेलीग्राम में भेजा। उन्होंने उसी चैट रूम को ज्वाइन किया जिसमें गॉड थे, लेकिन जब वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे तो एडमिन से भी बात किया था, लेकिन किसी कारण से गॉड को उनके ऊपर शक हुआ और उनकी फैमिली की फोटोज और पूरा एड्रेस डिटेल्स उसी चैट रूम में लीक कर दिया गया। लेकिन किम वैन यहाँ पर तब भी नहीं रुके,
और उन्होंने एक टीम बनाया 2 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को मिलाकर, जिसमें वो एक फेक मेल आईडीज बनाते हैं और उसी चैट रूम को ज्वाइन करते हैं और धीरे धीरे करके सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं। और फिर जब पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास इकट्ठा हो जाती है तो वो उसे अपने पेपर में ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। पुलिस ने ट्रेस किया डॉक्टर चो जोबिन को उनके क्रिप्टो करेंसी अकाउंट से, क्योंकि वो एक क्रिप्टो करेंसी अकाउंट यूज करते थे पेमेंट्स को रिसीव करने के लिए। तो पुलिस ने उसी अकाउंट को ट्रेस करके उनका पता लगाया। 23 मार्च 2020 SBS न्यूज पे लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ चो जोबिन का फेस और उनका रियल नाम। ये साउथ कोरिया की हिस्ट्री में एक पहला केस था जिसमें पब्लिकली फेस को दिखाया गया था। फिर 7 महीने बाद मून योंगवुक यानी गॉड पे पकड़ा गया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब चो जोबिन पकड़ा गया था तो उसने ये स्टेटमेंट पुलिस में दिए थे। 멈출 수 없었던 악마의 삶을 멈춰주셔서 정말 감사합니다. सुनते हैं तो लग रहा है कि वो गिल्टी फील कर रहा है, लेकिन जिन लोगों ने भी उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। चो जोबिन जो कि 24 साल का था उसको 42 साल की सजा हुई थी और मून को जो कि 23 साल का था उसे 34 साल की सजा हुई थी। साथ ही साथ 17 और भी विक्टिम्स को अरेस्ट किया गया था, जिसमें से बहुत सारे लोग माइनर्स भी थे। क्रिमिनल्स पकड़े गए और रूम भी बंद हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो सफर करना पड़ा वो था इनके विक्टिम्स को, जिनकी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन शायद अब उनको लाइफ टाइम के लिए एक ट्रॉमा मिल गया था मोबाइल और डिजिटल यूजेस को लेकर। अगर आज की बात करें तो आज भी साउथ कोरिया में 6000 से ज्यादा सेक्स क्राइम फाइल्स होती हैं, लेकिन सिर्फ उसमें से 10% ही है जो कि कन्विक्शन होती है, सिर्फ 10%। इस केस ने एक बात बहुत ही क्लियरली साबित कर दी, टेक्नोलॉजी अगर किसी गलत हाथों में पड़ जाती है तो कितनी डेंजरस हो सकती है। डॉक्टर और गॉड एक नॉर्मल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी का बहुत ही डेंजरस यूज किया। वो कल्प्रिट्स थे, साथ ही साथ वो भी कल्प्रिट्स थे जो कि वॉचर्स थे, जिन्होंने पैसे देकर उस चीज को कंज्यूम किया जो कि शायद नहीं करना चाहिए था, जिन्होंने उस चीज की डिमांड की और जिन्होंने उस चीज के लिए कोई भी एक्शन नहीं ली। जब तुम ऑनलाइन किसी स्ट्रेंजर से बात करते हो तो ये स्टोरी बैक ऑफ द माइंड जरूर याद रखना। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, नाइट पे।